नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में। खबर दुनिया की में आज बात होगी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग की। साथ ही बात होगी ट्रंप की ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर नई टैरिफ नीति की, और इसके अलावा दुनिया की तमाम खबरों पर रहेगी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेल्जियम के किंग से बात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश के साथ नवाचार में सहयोग को लेकर हुई चर्चा। अमेरिका ने दुनिया को फिर दिया टैरिफ का टेंशन। गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स के आयात पर 2 अप्रैल से लगेगा 25% टैरिफ। टैरिफ कम करने को लेकर चीन को नया ऑफर। यूक्रेन में जगी शांति की आस। 25 मार्च के बाद से रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर नहीं किए हमले। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस पर अमेरिका रुख होना चाहिए और सख्त। यूक्रेन पर पेरिस में यूरोपीय देशों की अहम बैठक। राष्ट्रपति मैक्रोन ने शांति समझौते के बाद यूक्रेन में शांति बल की तैनाती की कही बात। फिलहाल रूस पर से नहीं हटेगा प्रतिबंध। मिस्र के तट पर पनडुब्बी डूबने से 6 रूसी सैलानियों की मौत, 39 बचाए गए। हर्गहाडा के तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। रूस, नॉर्वे, स्वीडन समेत दूसरे देशों के थे पर्यटक सवार। एक रात 14 जिले, 24 से ज्यादा वारदात। जी हां, बलूचिस्तान अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को निस्तर नाबूद करने की मंशा को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विद्रोह की आग में जल रहे और आजादी की मांग करने वाले सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। क्या है ताजा हालात और मौजूदा स्थिति, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी दमन और अत्याचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को हाल के दिनों में काफी तेज कर दिया है। यही कारण है कि कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई के चलते बलूचिस्तान हिंसा की आग में झुलस रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। आजकल कोई ऐसा दिन नहीं जब अलगाववादी संगठन पाकिस्तानी सेना या दूसरे प्रतिष्ठानों को चोट न पहुंचाते हों। गुरुवार को भी क्वेटा जोरदार धमाकों से थर्रा उठा। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर भीड़भाड़ वाले इलाके में किए गए हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इससे पहले बलूच अलगाववादियों ने बुधवार को बलूचिस्तान के कई जिलों में पाकिस्तानी सेना को अपना निशाना बनाया। तुर्बत में पाकिस्तानी सैन्य बलों के मुख्य शिविर को निशाना बनाने के अलावा ग्वादर, केच और बोलान में एक साथ हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना की चूलें हिला दी। साथ ही कई शहरों को जोड़ने वाले रणनीतिक हाईवे पर भी कब्जा कर पाकिस्तानी सरकार को अपना संदेश भेज दिया। खबरों के मुताबिक ग्वादर जिले में विद्रोहियों ने नाकेबंदी के दौरान 5 पंजाबियों की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्वादर से कराची जा रही एक बस से 6 लोगों को शिनाख्त के बाद नीचे उतारकर हथियारबंद लोगों ने गोली चला दी, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। हमलावरों ने एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उधर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने पाकिस्तानी सरकार से हिरासत में लिए गए बलूच कार्यकर्ताओं की रिहाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई बंद करने की अपील की है। दरअसल ट्रेन हाईजैक के बाद से सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ का अभियान छेड़ रखा है। इसके विरोध में जब बलूच संगठन सड़कों पर उतरे तो उन्हें भी जेलों में ठूस दिया गया। इसमें लापता लोगों की बुलंद आवाज महरंग बलोच भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान ने यूएन के विशेषज्ञों की टिप्पणी को एक तरफा, असंतुलित और अप्रमाणित मीडिया रिपोर्टों पर आधारित बताया है। बलूचिस्तान में पिछले कुछ समय से जो हालात हैं उसे लेकर अब पाकिस्तान में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या बलूचिस्तान अब दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है। तो संघर्ष की जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसके क्या मायने हैं और कैसे इससे और देशों पर
साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी को जानते हैं, समझते हैं, इसी के लिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अशोक सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो स्थितियां और परिस्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती और साफ तौर पर कितनी बड़ी टेंशन नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि एक और संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ इन दोनों देशों के बीच ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो नजर आ रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए 2022 से ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है या बलोच लिबरेशन फ्रंट है, वहां पर जो ऐसे गुट हैं वहां पर बलूचिस्तान में, वो सभी एक साथ आ गए हैं और BRAS के उसमें छत्र छाया में मिलकर वो पाकिस्तान आर्मी के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं, जो जैसे आपने बताया, जो 1100 से ऊपर अभी रिसेंटली जो हमले हुए हैं उसमें ये लोग मारे गए हैं और उसमें ज्यादातर लोग या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के रहे हैं। तो बहुत हालात खराब हो गए हैं। अगर पिछले 10-15 दिन में भी देखें तो 11 मार्च को हमने देखा था, जो जाफर एक्सप्रेस में 400 लोगों को वहां पर उस पूरी ट्रेन को ही उन्होंने किडनैप कर लिया था, हाईजैक कर लिया था और वहां पर 400 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे। बहुत सारे उसमें सुरक्षा कर्मी थे और उसमें से करीब 100 लोगों को मार दिया गया। BLA के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जी, उनके हवाले से करीब 100 लोगों को मार दिया गया। फिर आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाई, आज के सुबह जो हमले हुए हैं, कल जो हमले हुए हैं, तो वहां पर लगातार हमले चलते जा रहे हैं जी, क्योंकि ये जो बलोच फोर्सेस हैं, लिबरेशन फोर्सेस हैं, उनको वो कहते हैं हमको आजादी चाहिए जी। और ये जो पाकिस्तान है ये ऑक्यूपाइंग फोर्स है वहां पर, तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए हालात बहुत खराब हो गए हैं। बिल्कुल। BLA की स्ट्रेंथ सर क्या नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए तो चुनौती है ही है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अब की बार क्या कुछ कह रही है? जी अब देखिए, वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो तो बलूच के विरुद्ध बहुत काम कर रही है, परंतु अब हमने देखा है, जैसे आप अपने इस पर स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने भी ये ज्वाइन कर लिया है। और सबसे पहला यहाँ पर जो सुसाइड बॉम्बर का अटैक हुआ था उसमें भी एक महिला इन्वॉल्व थी और हम देख रहे हैं महिलाएं भी, तो ये बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गया है। क्योंकि हम देखते हैं पहले करीब 2011 से लेकर 2016 तक ये काफी तेज चला। हर साल करीब 700, 800, 900 ऐसे हादसे होते थे, किस्से होते थे, परंतु फिर पाकिस्तान आर्मी ने, सेना ने इसके ऊपर इसको दबाने में कामयाबी पाई। परंतु अब पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं जो फिर से इसमें तेजी आई है, फिर से इसमें जोर पकड़ा है और जिसे कहा जाए पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने बिल्कुल बैकफुट पर ले आए हैं। ऐसे में सर पाकिस्तान की जो सेना है वो बैकफुट पर तो नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे है जो पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है? क्या जो वित्तीय संकट इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है ये भी एक बड़ा इशू है? देखिए, एक तो वित्तीय संकट ये है, ये तो यकीनन ऐसी बात है जिससे कि उनके बहुत पाकिस्तान जो सेना है या पाकिस्तान का जो आवाम है उसके लिए बहुत मुश्किलें आ गई हैं। परंतु इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी को, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, वहां से उनको बहुत दबाव सहना पड़ रहा है और जो अफगान तालिबान है वो उनकी बिल्कुल सहायता करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की, जैसे वो सोच रहे थे जब 2021 में तालिबान वहां पर आया था तो तब पाकिस्तान ये सोचता था, पाकिस्तान आर्मी भी ये सोच रही थी, जो अब उन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है तो अब वो हमारे साथ आकर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने उनकी 20 साल सहायता की है आज़ादी पाने के लिए। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये उनका बहुत ही, जिसे कहा जाए, स्ट्रेटेजिक फॉली थी, स्ट्रेटेजिक एरर उन्होंने बहुत बड़ा किया था। जो अफगान तालिबान ने कह दिया, जो हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उसको जो वो हमले कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसमें हम कुछ दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सर तो एक पाकिस्तान जी पाकिस्तान आर्मी को वहां से बहुत धक्का लग रहा है और उसके साथ साथ जो बलोच हैं
वो भी और मिल गए हैं, सभी साथ में आकर मिल गए हैं और वो पाकिस्तान आर्मी के साथ के विरुद्ध उन्होंने किया। उनके दो बेसिक डिमांड्स है। जैसे मैंने कहा, एक तो बलोच कहते हैं जो ये पाकिस्तान एक ऑक्यूपेशन फोर्स है। दूसरा उनके देखिए पॉलिटिकल भी, राजनीतिक उनकी मांगे हैं और उनकी आर्थिक मांगे भी है, क्योंकि वो समझते हैं जो भी बलूचिस्तान वहां का पाकिस्तान के सबसे बड़ा उसका क्षेत्रफल है उस प्रोविंस का, और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिनरल रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, परंतु जो बलोची लोग हैं उनका उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है, ग्वादर में जितने वो चीनियों ने वो पोर्ट को वहां पर डेवलप किया है, जितने भी जॉब्स वहां पर आ रहे हैं वो सभी जॉब पंजाबियों के पास जा रहे हैं, बलोच के पास कोई नहीं आ रहे। जी, एक अंतर्कलह हमने बांग्लादेश में देखी है और एक साफ तौर पर यहां भी देख रहे हैं, जो रंजिशें अभी साफ तौर पर नजर आ रही हैं और ये तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसी तरह की स्थितियां फिर से देखने को मिल सकती हैं और अब की बार पाकिस्तान की यहां पर जो हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर बलूचिस्तान, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए क्या बहुत बड़ी हानि की ओर ये अंदेशा दिखाता हुआ नजर आ रहा है? जी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, ये जो पाकिस्तान तो हमेशा उंगली उठाता रहता है या भारत के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर। अभी भी जब ये जाफर एक्सप्रेस का केस हुआ तब भी उसने कहा, बिना किसी सबूत दिए हुए उसने कहा भारत के ऊपर उंगली उठा ली। बस पर उसे अपने अंदर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसकी अपनी नीतियों का फल है। क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए। बलोची जो लोग हैं कि उनके भी जो एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए, परंतु पाकिस्तान ये नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूं उसके लिए, जिसे कहा जाए, जो एक ऐसा देश बना रहना ये 4-5 प्रोविंसेस के साथ, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत से भी मदद की अपील की गई है बलूचिस्तान की तरफ से, तो भारत अगर इसमें व्यवस्थित ढंग से सामने आता है तो पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, परंतु देखिए, भारत उनको मॉरल सपोर्ट तो देता है, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, परंतु और किसी प्रकार का हम उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहते और हम किसी प्रकार की उनको सहायता, क्योंकि वो अपने आप लड़ाई कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सेना को बिल्कुल वो जैसे मैंने पहले कहा बैकफुट पर है, उनको बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है। और पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऐसा वो तरीका नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैंने बताया 2004 से ये शुरू हुआ, फिर 2011 से लेकर 2016 तक काफी हद तक तूल पकड़ी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी उसको कंट्रोल करने में सफल हुई, परंतु अब 2022 से हम देख रहे हैं जो फिर से ये और आगे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अशोक सर आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी हम आपका रुख करेंगे क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
ट्रंप का सत्ता में आना और नए नए टैरिफ लगाना दुनिया के लिए नई चिंता का विषय बन गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयातित कारों पर 25% का हाई टैरिफ लगा दिया है, जो कि 2 अप्रैल से लागू होगा। इसका असर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियों पर दिख सकता है, जिनका यूएस में बड़ा कारोबार है। क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों, निर्देशों और नियमों से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। सत्ता संभालने के बाद से उनके एक के बाद एक फैसलों से दुनिया बढ़ती कटती और कराहती नजर आ रही है। ट्रंप के नए फरमान ने व्यापार युद्ध की आशंका को और तेज कर दिया है। अपने ताजा फैसले में ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली सभी ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि ट्रंप ने विदेशी कार निर्माताओं को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे राजस्व के साथ रोजगार में अपार संभावनाएं पैदा होंगी। ट्रंप के इस फैसले से आयात होने वाली बड़ी गाड़ियों के अलावा सेडान, एसयूवी, मिनी वैन, लाइट ट्रक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। व्हाइट हाउस प्रशासन के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो इस सूची में और पार्ट्स को शामिल किया जा सकता है। हालांकि यह भी आशंका जताई जा रही है कि इससे कंपनियों को बढ़ती लागत और कम बिक्री का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने साल 2024 में $474 अरब के ऑटोमोटिव उत्पाद आयात किए थे, जिसमें $220 अरब की कारें शामिल हैं। फैसले का सबसे अधिक असर मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी जैसे देशों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप के इस फैसले का फायदा किसे मिलेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका में नहीं बनने वाली कारों पर नए टैरिफ लागू होने से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और सालाना $100 अरब का राजस्व मिलेगा, जो बजट घाटा को कम करने में मदद करेगा। हालांकि जानकार यह मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला टेस्ला को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि ट्रंप ने फैसले के पीछे मस्क की सलाह से इनकार किया है। दुनिया भर के ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी कारों पर भारी टैरिफ लगाने का सबसे ज्यादा फायदा एलॉन मस्क को होगा, क्योंकि टेस्ला अमेरिका में बेची जाने वाली सभी कारों को कैलिफोर्निया और टेक्सास में बनाती है, जिसके चलते टेस्ला की कारों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि इंपोर्टेड पार्ट्स पर टैरिफ की वजह से कंपनी की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। इस बीच ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर चीन के सामने बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन टिकटॉक को लेकर डील कराने में मदद करेगा तो अमेरिका टैरिफ भी कम कर सकता है। तो टैरिफ नीति से तमाम बड़े बदलाव तो नजर आ ही रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें अब इन तमाम टैरिफ नीतियों पर है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर भी अब एक चिंता का विषय ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अशोक सज्जनहार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, इसी पर मेरा सवाल है कि जैसे अभी हम स्थितियों को देख रहे हैं, तो ये जो टैरिफ नीति है जो ट्रंप लेकर आए हैं, इससे कितना बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और खासतौर पर भारत पर पड़ेगा? जी देखिए, मेरे विचार से दुनिया पर तो यकीनन असर पड़ेगा। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, जो साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी वगैरह वहाँ से जो कारें, मैक्सिको वहाँ से जो कारें आती हैं, उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। 25% अगर ड्यूटी उनको और देनी पड़ेगी तो काफ़ी वो बिल्कुल अनकम्पिटिटिव हो जाएंगी। और अगर देखिए, मेरे विचार से ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस है, असेसमेंट है, जो अगर हम बाहर से गाड़ियाँ नहीं लाएंगे तो हमारे अपने यहाँ पर जो उत्पादन है अमेरिका के अंदर, वो उत्पादन बढ़ेगा और वहाँ से जॉब्स बनेंगे और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और लोगों की स्थिति अच्छी होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही नाइव और सिंपलिस्टिक असेसमेंट है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है, जो अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो इसका नुकसान अमेरिका के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये वाले जो इन चीज़ों के दाम है, यहाँ पर हम गाड़ियों, मोटर गाड़ियों की, ट्रक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उनके दाम ज़्यादा बढ़ेंगे और वो अमेरिकी लोगों को उसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो और ये जब कुछ समय में, अभी तो लोग बड़े खुश हो जाएं जो हमारे यहाँ पर और जॉब्स हो रहे हैं और बाहर के देशों की गाड़ियों को हम नहीं आने दे रहे हैं, परंतु कुछ समय बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उनके लिए अपने लिए ही दिक्कतें बढ़ेंगी, तो मैं समझता हूं जो ये सब नीतियों के विरुद्ध बहुत से लोग आकर खड़े हो जाएंगे। क्या टेस्ला को सर पूछा है, ये सवाल भी बहुत उठ रहा है जी अशोक जी, ये सवाल भी बहुत उठ रहा है, क्या टेस्ला को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का टैरिफ लगाया गया है? जी हो सकता है, क्योंकि टेस्ला सभी कुछ वहां बनाती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये तो कहा है, जो वो ईवी कार्स को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को वो नहीं सपोर्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बिल्कुल भी वो हिमायती नहीं है, उसके फेवर में नहीं है। परंतु फिर भी जो ये इनका पॉलिसी डिसीजन है, वो बिल्कुल टेस्ला को
फायदा पहुंचाने के लिए ही इसमें जरूर उसकी बिंदु है, अंश है उसमें। आपने पिछली बार मुझसे पूछा था जो इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा। जी। तो देखिए, भारत के ऊपर अब हमारी उनसे बात हो रही है। वहां की जो अमेरिका की टीम है वो आजकल भारत में है। कल तक वो बातचीत चलेगी। कल बातचीत हुई, आज बातचीत हुई, कल और बातचीत होगी। और उसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, जिसके ऊपर हम जो अमेरिका से आ रहे हैं उनके ऊपर हम टैरिफ्स कम करेंगे। तो अगर ऐसी बात होती है तो फिर अमेरिका को भी हमारे जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के जो पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर ये जो 25% इन्होंने टैरिफ बताया है वो नहीं लगने चाहिए। और हम तो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जो सितंबर अक्टूबर में बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट, एक एफटीए भारत और अमेरिका के बीच में होगा। और अगर एफटीए होता है तब तो ये एडिशनल टैरिफ्स की तो कहीं बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर गुड फेथ में हम नेगोशिएशंस करते हैं गौरव जी, तो तब इनकी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं जो अमेरिका के जो नेगोशिएटर्स हैं और राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो इस बात को देखेंगे, समझेंगे और भारत के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। परंतु फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप का जब से वो आए हैं 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है, कुछ नहीं मालूम चलता है जो कब कौन सा अपना रुख बदलेंगे, पहलू बदलेंगे। तो हमें देखना होगा 2 अप्रैल को वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। सरकार में जब से ट्रंप आए हैं तब से लगातार हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक नीति बनाई है टैरिफ को लेकर, और सिर्फ ये एक सेक्टर नहीं है, तमाम सेक्टरों में अलग अलग तरह के टैरिफ्स इन्होंने बनाए हैं। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि दुनिया साफ तौर पर चिंतित है। ऐसे में क्या आपसी रिश्ते जो अमेरिका के साथ हैं इस टैरिफ वॉर के जरिए कहीं पिछड़ते हुए, कहीं खराब होते हुए या थोड़े कमजोर होते हुए नजर आएंगे? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे जो आपसी रिश्ते हैं, जो इनकी सहयोगी हैं, पार्टनरशिप हैं, अलायंसेस हैं, वो सब एकदम ध्वस्त हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने सबसे अभिन्न मित्र हैं जो कनाडा है उनके विरुद्ध उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, पहले लगाया फिर हटा दिया, फिर कहा 2 अप्रैल को लगाएंगे। अब देखिए, और उन्होंने अग्रीमेंट्स, उन्होंने जो अपनी कंप्लेंट्स थी वो कहा एक फेंटेनिल वहां से आ रही है, और कनाडा ने बताया जो हमारे यहाँ से तो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में फेंटेनिल जाती है। मेक्सिको ने कहा जो हमने जो भी फेंटेनिल जाती थी हमने सबको रोक दिया है, हम जाने नहीं दे रहे हैं। और जो इलीगल माइग्रेशन थी कनाडा से उन्होंने कहा ना के बराबर है। परंतु फिर भी वो उनके ऊपर ये धमकी दे रहे हैं जो वो टैरिफ्स लगाएंगे। यूरोप के ऊपर कह रहे हैं जो यूरोप अमेरिका से बहुत बड़ा एडवांटेज लेता है उसके ऊपर हम टैरिफ्स लगाएंगे। तो उनके जो सबसे अच्छे सहयोगी और मित्र थे, न केवल आर्थिक क्षेत्र में परंतु सामरिक क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, उन सब से उनके जो संबंध हैं अमेरिका के वो खराब हो रहे हैं। और जो अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है पूरी दुनिया में, वो कम हो रहा है क्योंकि उसकी विश्वसनीयता कम हो रही है। लोग ये समझते हैं जो अमेरिका कहता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, उसके ऊपर वो बिल्कुल कायम नहीं रहते हैं। निश्चित तौर पर सर इससे कारोबार पर तो असर ही दिखेगा ही, लेकिन इस टैरिफ वॉर से कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर पर भी साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रेड भी खराब होगा। और अगर ट्रेड खराब होता है तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जॉब्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और मैं समझता हूं जो अगर अमेरिका की विश्वसनीयता ऐसे कम होती है गौरव जी, तो फिर जो भी देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो कुछ और अल्टरनेटिव्स देखने का प्रयास करेंगे और उसमें उनको चीन जैसा देश मिलेगा जो उनको अपने साथ मिलाना चाहेगा। और इससे उनको बहुत ही पूरे विश्व में अमेरिका को और जो अमेरिका के साथी हैं उनको बहुत नुकसान होगा। जैसे भारत चीन के विरुद्ध जो जैसे हम खड़े हैं, क्योंकि चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं, चाहे साउथ चाइना सी में हो या
हमारे हिमालयन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो जी। तो उनके लिए, उन देशों के लिए बहुत ये नुकसानदेह हो सकता है। निश्चित तौर पर इसके सर दूरगामी परिणाम तो नजर आएंगे ही, और साथ ही साथ क्या बदलाव नजर आएगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेरिस में 30 यूरोपीय देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता के बाद यूक्रेन में सैन्य बलों की तैनाती को लेकर चर्चा की। मैक्रों ने कहा कि शांति समझौता होने के बाद यूरोपीय देश यूक्रेन में सैन्य बल की तैनाती की जाएगी। फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा प्रस्तावित इस सैन्य बलों की तैनाती में कुल 30 देश शामिल होंगे। हालांकि इस प्रस्तावित समझौते में कई ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। वहीं बैठक में सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि अभी रूस पर प्रतिबंध हटाने का सही समय नहीं है। मिस्र के लाल सागर के शहर हरघाड़ा के तट पर गुरुवार को एक पर्यटक पनडुब्बी के डूबने से कम 6 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 9 अन्य घायल हो गए हैं। वहीं पनडुब्बी में मौजूद 29 लोगों को बचा लिया गया है। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने AI तकनीक वाले आत्मघाती ड्रोन के परीक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद किम ने कहा कि आधुनिक हथियारों के विकास में मानव रहित नियंत्रण और AI क्षमता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्थानीय मीडिया एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग ने उन टोही ड्रोन का निरीक्षण किया जो जमीन और समुद्र पर विभिन्न सामरिक लक्ष्यों और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। म्यांमार की सत्तारूढ़ जुंटा सेना के प्रमुख ने गुरुवार को बताया कि सेना दिसंबर तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। देश के वार्षिक सशस्त्र बल दिवस परेड में एक भाषण के दौरान उन्होंने एक सम्मानजनक चुनाव कराने और जीतने वाली पार्टी को सत्ता हस्तांतरित करने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने बढ़ते गृहयुद्ध में सशस्त्र विरोधियों से हिंसा का त्याग करने और बातचीत करने का आग्रह भी किया। ताइवान की एक अदालत ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 सैनिकों को 7 साल तक की जेल की सजा सुनाई है, जिनमें से 3 राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम में काम करते थे। ताइपे जिला अदालत ने बुधवार को कहा कि लोगों को 2022 और 2024 के बीच आंतरिक सैन्य जानकारी, जिसे कई महीनों तक चीनी खुफिया एजेंटों को गोपनीय रखा जाना चाहिए था, देकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था।